कैसे हो आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी राजनीतिक विज्ञान मेजर 3 के भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन टॉप 15 है जो अभी तक सारे यूनिवर्सिटीज़ में रिपीटेड पूछे गए हैं और ये आपका पूरा सिलेबस भी कवर कर देंगे। तो जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है। इकाई 1 है भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताएं, ओरिजिन्स एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनके बारे में आपको लिखना है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका, इतिहास एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। डिस्कस द फॉर्मेशन, हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कमेटी बनी थी, जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स थे जिन्होंने अपना अपना मेजर रोल प्ले करा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो हमको उनकी भूमिका लिखना है, उसके उद्देश्य वगैरह के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण एक प्रतिनिधि संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका गठन जो है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर बात करें तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. राय द्वारा रखी गई थी और 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की थी। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। साथ ही में प्रथम बैठक, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अंतर्गत अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनके बारे में आप जानते होंगे ऑलरेडी। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसने संविधान के दर्शन और बुनियादी ढांचे को तय किया गया। इसके बाद निर्माण अवधि, टाइम टेकन, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर दिया गया। तो ये था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना उसके बारे में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम पूरी डिटेल लेकर आए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो कैसे लेना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर दें, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एक्सेट्रा। देखिए, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी समझाना है। तो भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे विस्तृत और अनोखा संविधान है। इसकी विशेषता क्या है? पहली, इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है पहला, वो भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है और भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व इनको सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हर व्यक्तियों के लिए होते हैं। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। ये अनुच्छेद 36 से 51 के लिए है। इसमें ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये वे तत्व हैं जो देश को एक कल्याणकारी राज्य
बनाने के लिए सरकार को निर्देश देते हैं। ध्यान रखना, ये बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, एक तरीके से सरकार को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है सरकार के लिए कि वो काम करे। नेक्स्ट है नमनशीलता और कठोरता का मिश्रण, या इसको नम्रशीलता बोलना चाहिए। हमारा संविधान जो है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मिला के बना है, यानी इनमें नम्रता भी है, कठोरता भी है ना, दोनों तरीके से बना हुआ है। और संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, आप जानते हैं। ब्रिटेन के तर्ज पर केंद्र और राज्य सरकार में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ये आप जानते हैं सब लोग। इंग्लिश में भी इसका पार्ट वही है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके अलावा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी और पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368। क्या हम संविधान के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में पूछा है आपसे। और कर सकते हैं तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। संशोधन के प्रकार जो है उन्होंने बताया कि 3 तरीकों से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा। ये 3 तरीके होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है स्पेशल मेजॉरिटी, जहाँ पर संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी 2/3 होना चाहिए। जितने लोग हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 को बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। नेक्स्ट है संघीय ढांचा। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, केंद्र सरकार का संबंध आदि से जुड़े प्रावधान में आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। और संविधान की सर्वोच्चता, संशोधन प्रक्रिया न तो अत्यधिक कठोर है न ही लचीली, जो संविधान की जीवंतता को बनाए रखती है। यानी कि तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमें कुछ चेंजेस करने को लग रहे हैं तो कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। पास यहाँ पर है यूनिट 2 यानी इकाई 2, केंद्रीय एवं राज्य व्यवस्थापिका, सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। इससे क्वेश्चन है भारतीय संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की संरचना तथा इनके कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लोकसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, यह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका नाम लोकसभा है। हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं इनको। इनकी अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके लिए हम वोट करते हैं। राज्यसभा, जिनको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 238 राज्य संघों के क्षेत्र से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और एक स्थायी सदन है। इसके बाद विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो देश के लिए कानून बनाना संसद का प्रमुख कार्य होता है, जो भी लॉ बनते हैं। फिर समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर भी कानून बनाना, है ना। देखिए, सूची 3 प्रकार की होती है मेनली, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वित्तीय कार्य यानी फाइनेंशियल पावर इनके पास होती है, और नियंत्रण कार्य यानी कंट्रोल पावर भी इनके पास होती है। देखिए, थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सारे एज इट इज़ हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की भूमिका, शक्तियाँ और कार्य तथा उनकी स्वतंत्रता निष्पक्षता का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। इसके मुख्य कार्य, इनकी भूमिका दी है, शक्ति दी है, बैठक दी है, निष्पक्षता दी है। मतलब कि ये सदन का संरक्षक होता है, प्रोटेक्टर, और ये सारे बैठकों का संचालन करता है ताकि जो सदन है उसकी गरिमा बनी रहे। पावर होती है कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये चेक करना है, सदन में अनुशासन को बनाए रखना है, और मतदान के समय निर्णायक मत जो होता है, कास्टिंग वोट करने का अधिकार भी इनके पास होता है।
और जब कभी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बिठाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, राज्य व्यवस्थापिका यानी विधानसभा की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इनके बारे में दिया हुआ इनकी संरचना के, इनमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इनके अधिकतम सदस्य 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित किए गए हैं। छोटे राज्यों को कोई छूट भी दे रखी है। टेन्योर इनका 5 साल का ही होता है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे समय पर या समय के पहले भी विघटित किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। और धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, याद रखना है आपको। यूनिट 3 पे आ गए हम, कार्यपालिका, केंद्र एवं राज्य, एग्जीक्यूटिव पावर, सेंट्रल और स्टेट। इसमें भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल छपने के चांस है इसके। देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक और प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। उसकी प्रमुख शक्तियाँ होती हैं जैसे कि कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, सभी प्रशासनिक निर्णय राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों, न्यायमूर्ति की नियुक्ति भी करते हैं। इसके बाद विधायी शक्तियाँ होती है, लेजिस्लेचर पावर होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और वह सत्र आहूत करता है और लोकसभा भंग करता है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ भी होती है, फाइनेंशियल पावर, कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं कर सकते। न्यायिक शक्ति भी होती है कि राष्ट्रपति किसी को भी या किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग पावर है उनके पास। इसके अलावा कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी है, इमरजेंसी पावर। संविधान में राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, इनकी शक्तियाँ भी इनको प्राप्त है। इसी को हमने थोड़ा हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करा है, सेम वही पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्तियाँ और मंत्री परिषद की संरचना। डिस्क्राइब द रोल एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत अहम होती है। वो देश का शासनकर्ता, मुख्य मंत्री परिषद का मुखिया, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का एक मुख्य कड़ी होता है। पावर क्या क्या होती है इनके पास, तो प्रधानमंत्रियों के विभाग, जो प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है कि भाई किस क्षेत्र का कौन सा मंत्री रहने वाला है। बैठकों का हेड होता है उनकी, और किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, बट अभी टाइम कम है तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा। यहाँ पर आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्य कार्यपालिका यानी राज्यपाल की शक्तियाँ और मुख्यमंत्री की भूमिका इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर एंड द रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब वहाँ पे आपसे पहले प्रधानमंत्री बोला था या मुख्यमंत्री बोला है, पहले गवर्नर, अब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का बारे में बताना है। राज्यपाल की शक्तियाँ, पावर ऑफ गवर्नर। तो राज्यपाल राज्य का एक वैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। उसकी कार्यकारी और विधायिक वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान ही होती हैं ना। गवर्नर की पावर भी बहुत हद तक राष्ट्रपति जी के समान ही होती है, लेकिन उसे सैन्य और आपातकालीन अधिकार प्राप्त नहीं होते। मतलब इन दोनों को छोड़ के मोस्टली पावर वैसी ही होती है जिसे सेंटर में हमारे राष्ट्रपति जी की होती है। इसके अलावा कुछ पावर्स और हैं जो आप देख सकते हैं सामने आपके। अब यहाँ पे हम इकाई 4 पे आ गए हैं, न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकाय, जुडिशरी एंड अदर बॉडीज़। इसमें क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का संगठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करता है, ज्यूरिडिक्शन क्या होता है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो भारतीय न्याय व्यवस्था का एक सबसे शीर्ष संस्थान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ाकर एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश कर दी गई है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका अधिकार तो केंद्र और राज्य के बीच या राज्यों के आपसी विवाद की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में होती है, अनुच्छेद 131 ये बोलता है। इसके अलावा कुछ शक्तियाँ और हैं, वो आप देख सकते हो। अपीली क्षेत्राधिकार, रिट फाइल करने का अधिकार, परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का गठन कैसा होता है और उनका क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए, रिट फाइल आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। रिट फाइल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 5 टाइप की रिट्स होती हैं जो आप अगर मतलब आपके अगर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करके, और 226 का इस्तेमाल करके आप हाई कोर्ट की सहायता भी ले सकते हो। तो उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है। इसमें भी संगठन तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। संविधान संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कोई एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और कई अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट और है। क्षेत्राधिकार तो वो जिस राज्य के लिए इनको अपॉइंट करा है वो होगा। नॉर्मली मौलिक अधिकारों का परिवर्तन वगैरह करना, रिट फाइल वगैरह के लिए जो आपको बताया मैंने। इसके बाद अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 की, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के गठन, कार्य और शक्तियों के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, इंडिया में जो भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो पाते हैं वो इलेक्शन कमीशन की वजह से ही हो पाते हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 ये कहता है स्वतंत्र यानी किसी के दबाव में काम नहीं करता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको हम और अन्य आयुक्त भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी चीफ इलेक्शनल कमिश्नर। अब इसके बाद इसमें और भी हैं लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। वोटर लिस्ट वगैरह बनाना, इलेक्ट्रॉल वगैरह काम करना, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी आप क्वेश्चंस देख लो ताकि आप तैयारी कर सको। यूनिट 5 है शक्तियों का विभाजन और स्थानीय स्वशासन, डिवीजन ऑफ पावर एंड सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों का वर्णन करना है आपको, विधायिकी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। डिस्क्राइब सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन भी आएंगे। इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको एक बार अच्छे से। इसमें तीनों कार्य को समझाना एक एक करके। क्वेश्चन 14 है 73rd संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था आई है, उसकी मुख्य विशेषता बताना है आपको। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायत राज सिस्टम। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्रामीण स्थायी स्वशासन यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है आपको, 73rd संशोधन के द्वारा। इसको भी इन्होंने 3 टायर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय ढांचे में ढाला है। इसके तहत ग्राम स्तर, खंडिया, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पे 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान है। ग्राम सभा का भी लिखा है इसमें कि गांव स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर ग्राम सभा का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 74th संविधान संशोधन, नगरीय स्थानीय स्वशासन या नगरीय पालिका का वर्णन कीजिए, यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपालिटी बोलते हैं इसको अपन। डिस्क्राइब द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ा है, म्यूनसिपालिटी जिसको हम बोलते हैं। 73rd से पंचायत और 74 से म्यूनसिपालिटीज़। तो ये 74 अमेंडमेंट्स आया, अभी 1992 में ही आया था। इसमें नगरीय निकायों के प्रकार के बारे में बताया है कि 3 प्रकार के होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी जो बदल रहे हैं उनके लिए होता है।
नगर पालिका छोटे शहरों के लिए होता है और नगर निगम बड़े शहरों के लिए होता है। ठीक है। इनके सारे सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देके करती है। महिलाओं के लिए इसमें 1/3 यानी 1/3 सीट आरक्षित है और ST SC के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए। जो भी आपका नेक्स्ट पेपर हो उसके लिए आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर अपना सिलेबस DM कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।